नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जिस किताब के बारे में, उसका नाम है अच्छे विचारों का अकाल। ये किताब लिखी है अनुपम मिश्र जी ने, और ये किताब जो है बेसिकली वो पर्यावरणविद थे जो अनुपम मिश्र, उनके व्याख्यान है, बहुत सारे जो भाषण उन्होंने दिए हैं उसका संकलन है। तो सबसे पहले जानेंगे थोड़ा सा लेखक के बारे में और फिर जानेंगे इस पुस्तक के बारे में। तो अनुपम जी जो है वो पर्यावरणविद थे, बहुत जाने माने। हालांकि उन्होंने कभी भी अपने आप को पर्यावरणविद नहीं कहा, वो कहते थे कि मैं समाज का मुंशी हूँ, यानी कि क्लर्क हूँ सोसाइटी का। और ये बहुत बड़े हिंदी के एक लेखक थे, भवानी प्रसाद मिश्र जी, उनके सुपुत्र थे। और अनुपम जी ने लगभग 3 से 4 दशक तक पर्यावरण को बचाने के लिए, और विशेष तौर पर पानी की जो परंपरा है, सामाजिक परंपरा है पानी की, तालाब, बावड़ियाँ, कुएं और नदियाँ इत्यादि जो बचाने का कार्य है वो उन्होंने किया। और इनकी लगभग कई सारी किताबें हैं, 15-20 किताबें हैं। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण इनकी कृति है आज भी खड़े हैं तालाब, वो कृति जो है 1992 में आई थी। और इनकी जो सारी किताबों की एक प्रमुख खासियत ये है कि इनकी सारी किताबें कॉपीराइट फ्री हैं, यानी कि उन्हें कोई भी छाप सकता है, कोई भी बेच सकता है। और इसके पीछे का तर्क अनुपम जी का ये था कि उन्होंने जो कुछ भी सीखा है वो स्कूलों कॉलेजों से नहीं सीखा है, बल्कि उन्होंने समाज से सीखा है। तो जो समाज से सीखा है वो समाज का है, उसका जो मालिकाना हक है और कॉपीराइट है वो समाज का है। समाज का सर्वाधिकार उस पर है एक तरीके से उनके पूरे काम पे। अनुपम जी की मृत्यु हुई 2016 में, उन्हें कैंसर हो गया था। और बहुत ही गहरा काम है इनका पर्यावरण के विषय में। तो आइए अब इस किताब की बात करते हैं। इसमें किताब में बहुत सारे लेख हैं, और ये लेख बहुत कई पुराने भी लेख हैं इसमें, लेकिन ये आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, बल्कि हम कहें कि उससे कहीं ज़्यादा प्रासंगिक हैं जब ये लिखे गए थे। तो इस किताब में कुछ कुछ लेखों की हम बात करेंगे। जैसे सबसे जो ये किताब का नाम ही है उसी के ऊपर एक लेख है, अच्छे विचारों का अकाल। तो इसमें बेसिकली किताब का नाम ये इन्होंने इसलिए रखा है कि ये कहते हैं कि कभी भी अकाल जो है वो अकेले नहीं आता है। अकाल के आने के पहले अच्छी योजनाओं का और अच्छे विचारों का अकाल आता है। अच्छे विचारों के अकाल से क्या तात्पर्य है इनका? ये कहते हैं कि जैसे हम विदेशों से कॉपी कर लेते हैं विचार को बिना अपना कॉन्टेक्स्ट और संदर्भ को समझे, और ऐसी योजनाएं ले आते हैं जो कि हमारे संदर्भ के मुताबिक नहीं है, या फिर उसके में वेस्टेड इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, या फिर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और उसकी वजह से जो स्थिति जिसको सुधारने के लिए योजना लाई गई थी वो स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जस की तस बनी रहती है, और योजनाएं कारगर नहीं हो पाती। तो इसी के ऊपर इन्होंने किताब का नाम रखा है। और इसमें वो उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो है राजस्थान में ओरण की परंपरा थी, या तालाबों की परंपरा थी, और तालाबों के अलग अलग नाम होते थे आकार के अनुसार और क्षेत्र के अनुसार। तो इसके बारे में विस्तृत तरीके से बताया। तो इसके कुछ और लेखों के बारे में हम समझते हैं। जैसे एक महत्वपूर्ण इसमें लेख है भाषा और पर्यावरण। इसमें वो बताते हैं कि जब समाज की भाषा खराब होने लगती है तो उसका पर्यावरण भी खराब होने लगता है। और भाषा से ये बताते हैं कि तात्पर्य सिर्फ बोले जाने वाले शब्दों से नहीं है, बल्कि उस सोच से है जो भाषा को जन्म देती है। और इसमें बड़े ही विस्तृत ढंग से बताया गया किस तरीके से जो पर्यावरण की जो भाषा है वो भी बहुत ही ज़्यादा उबाऊ हो गई है, और जार्गन्स उसमें बहुत ज़्यादा भर गए हैं, जटिल जो शब्द हैं वो भर गए हैं, टेक्निकल शब्द भर गए हैं, और अनुवाद भर गए बहुत ज़्यादा। अंग्रेजी से अनुवाद हो ये अपने आप में कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन हमारे संदर्भ तो हमारे होने चाहिए, स्थानीय संदर्भ होने चाहिए। तो स्थानीय भाषाओं को, बोलियों को छोड़ करके हमने उबाऊ भाषा, बहुत ही जटिल भाषा पर्यावरण की बना ली है, और जिसकी वजह से कि पर्यावरण का जो विषय है वो समझ में भी नहीं आता है आम लोगों के। तो एक तरीके से एक ये इनका लेख था इसमें। इसी तरीके से एक बहुत इम्पॉर्टेंट इनका लेख है शिक्षा कितना सृजन कितना विसर्जन। इसमें ये रविन्द्रनाथ टैगोर से शुरू करते हैं कि कैसे उन्होंने कहा है कि स्कूल एक कारागार की तरह है, यानी कि जेल की तरह है, और हमारा जो पूरा स्कूलिंग सिस्टम है उस पर ये एक आलोचनात्मक टिप्पणी करते हैं। और न सिर्फ आलोचनात्मक टिप्पणी, जो गांधीवादी लेखक हैं उनकी एक खासियत ये भी रही है कि वो सकारात्मक सोच और समाधान मूलक उनका जो पूरा विचार है और लेख है वो होता है। तो इसमें ये 2 समाधान बताते हैं। एक राजस्थान का लापोड़िया गांव, जहाँ पे कि गांव के लोगों ने अपना एक स्कूल शुरू कर लिया बिना किसी सरकारी मदद के,
और बिना किसी फंडिंग वगैरह के आपस में सहयोग करके, और कैसे उसका पाठ्यक्रम वो खुद डिसाइड करते हैं और कैसे उसका बाई प्रोडक्ट निकल के आता है, वहाँ के तालाब पुनर्जीवित होते हैं। और एक समय में जब जयपुर बाढ़ से डूब जाता है और सूखे से ग्रस्त हो जाता है, ऐसे दोनों ही समय में जो लापोड़िया गांव है वो बाढ़ से भी बचा रहता है और वो सूखे से भी बचा रहता है। और इसका कारण ये है कि उन्होंने प्राकृतिक जो संसाधन है उसका जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, वो स्थानीय ज़रूरत के अनुसार किया है और अपने बल पर किया है, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार किया है। इसी तरीके से पंजाब में एक और स्कूल का उदाहरण ये देते हैं जो कि महिलाओं का विद्यालय है, और उसमें ये बताते हैं कि सिर्फ 5-6 शिक्षक हैं और बाकी पूरे जो महिला विद्यालय है उसका प्रबंधन वहाँ की बच्चियों के द्वारा ही किया जाता है। और ये सिर्फ प्रबंधन पर नहीं है, उसमें जो टीचिंग का काम है, उसमें जो गार्ड हैं, और इसके अलावा उसमें जो है निर्माण का काम है, किसी भी तरीके का जो प्रबंध है वो पूरी तरीके से बच्चों के द्वारा ही किया जाता है, यानी कि वहाँ पे बच्चियों के द्वारा ही किया जाता है। और इसमें लगभग 3-4 हज़ार बच्चियाँ पढ़ती हैं। तो ये इन्होंने शिक्षा के ऊपर बहुत ही अच्छा एक लेख लिखा है। इसके अलावा एक साध्य साधन और साधना एक इनका आख्यान है। इसमें ये बताते हैं कि किस तरीके से जो साध्य है, यानी कि जो अचीवेबल जो चीज़ है हमारे लिए, जो हम अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए हम साधन ले आते हैं विदेशों से। हमें हमेशा इस बात की फिक्र रहती है कि हमें पैसे चाहिए और संसाधन चाहिए, हम साधना करना भूल गए हैं। और ये बताते हैं कि साधन से सिर्फ नहीं होगा, पहले तो हमारे साध्य अपने होने चाहिए, हमारी स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार होने चाहिए, और दूसरी चीज़ उसके लिए साधना करनी पड़ेगी, हमें खुद परिश्रम करना पड़ेगा, पैसे की जगह पसीना बहाना हमें सीखना पड़ेगा। तो इस तरीके के लेख हैं। इसमें तैरने वाला समाज डूब रहा है, ये जो लेख है बहुत बड़ा सा लेख है, और ये बिहार की बाढ़ के ऊपर है, जो उत्तरी बिहार में बाढ़ आती है। तो इन्होंने बताया कि कैसे जो वहाँ का समाज था वो इस बाढ़ से खेलना जानता था और कैसे अपने आप को, अपने पूरे जीवनचर्या को बाढ़ के अनुसार वो ढाल लेता था। और इसमें वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं अनुपम जी, वो कहते हैं कि बाढ़ कोई अतिथि नहीं है, यह कभी बिना बताए नहीं आती। बाढ़ की आने की तिथियां बिल्कुल तय हैं, कभी 2-4 दिन का फ़र्क पड़ जाए तो अलग बात है, परंतु जब बाढ़ आती है तो हम ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे अब कोई बिना बताए आने वाला अतिथि हो। तो ऐसा आप शहरी बाढ़ के बारे में भी आज के डेट में कह सकते हैं कि कैसे हम हर साल हमारे शहर डूबते हैं और हमें पता होता है कि मानसून कब आएगा और शहरी बाढ़ कब आएगी और शहरों में पानी की समस्या कब होगी, लेकिन हम पर्याप्त तैयारी नहीं कर पाते। तो इसके विषय में इन्होंने बहुत ही गहरे ढंग से बताया है। और किस तरीके से ये भी बताया इन्होंने कि नेपाल को दोष देते हैं हम कई बार कि नेपाल की वजह से नदियाँ आ जाती हैं, लेकिन ये बताते हैं कि जो नदियों का जो बहने का प्रवाह का सिस्टम है वो राष्ट्र से परे जाता है, और उस पर दोष डालना हमें छोटे से देश पे बंद करना होगा और हमें खुद प्रबंधन सीखना होगा। और ये प्रबंधन उधार का नहीं होगा, यह स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार होगा। इसमें नर्मदा घाटी के बारे में भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो नर्मदा बांध परियोजना वगैरह थी, और उसमें इन्होंने बहुत ही आलोचनात्मक दृष्टि से उस प्रोजेक्ट को देखा है और ये बताया कि किस तरीके से वो इतना इकोलॉजिकली सेंसिटिव जगह है कि वहाँ की स्थानीयता को ध्यान में रखे बिना और जलवायु को ध्यान में रखे बिना हम किसी भी तरीके से विकास का कार्य नहीं कर सकते हैं। और बल्कि जिसको हम विकास कह रहे हैं वो भी क्या सच में विकास है या नहीं है, इस पर भी इन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। और इसमें एक जो अंतिम चैप्टर है उसका हम बातचीत के साथ उसको ख़त्म करेंगे, जीवन का अर्थ या अर्थमय जीवन। ये लगभग 40-50 मिनट का इनका आख्यान था और इसमें इन्होंने बताया है कि जो अर्थमय जीवन है, यानी कि एक ऐसा जीवन जो वैल्यूएबल जीवन हो समाज के लिए, वो कैसा होना चाहिए। और ये सचमुच में बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें उन्होंने बताया कि व्यक्ति कोल्हू के बैल की तरह घूमता रहता है और एक उसको लक्ष्य पकड़ा दिया जाता है और उस हिसाब से वो घूमने लगता है। और प्रकृति जो है हमें असीमित संभावनाओं के लिए पैदा करती है और हमारे अंदर जो भी कमियां हैं उसके साथ भी हम कुछ बड़ा और अर्थपूर्ण कार्य कर सकते हैं। तो ये प्रमुख जो इसके पाठ थे, हमने इसकी चर्चा की। इसके अलावा भी इसमें कई सारे पाठ हैं, राज, समाज और पानी, जिसमें कि बताया है इन्होंने कि राज और समाज एक साथ मिलके कैसे पानी का कार्य करता था, या फिर प्रलय के शिलालेख, ये उत्तराखंड के विषय में इन्होंने बताया है।
तो ये पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, ये पुस्तक पढ़े जाने लायक है। अगर आपने ये पुस्तक पढ़ी है और आपको इसके बारे में कुछ ऐसा पता है जो हम नहीं समझ पाए, नहीं बता पाए, तो इसके बारे में हमें कमेंट करके बताइए। इसके अलावा कोई दूसरी पुस्तक हो जिसे हमें पढ़ना चाहिए और उस पर चर्चा करनी चाहिए, तो उसके बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुपम